स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर। मैं आपका स्पीकर। चलिए आज के लिए लेके आ गए हैं आपके लिए हम जीके की क्लास प्री डीएलएड और प्री बीएड के लिए। बहुत दिन बाद जो है जीके की क्लास आया है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आप लोग क्या करना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। यदि सेशन पर नए तो सेशन को क्या करना है, शेयर करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं उनसे आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर ऑफलाइन वाली फीलिंग आती है, ठीक है। ऑफलाइन वाली फीलिंग और प्लस 24 घंटे के अंदर आपको हर कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। साथ ही साथ बहुत कमेंट आ रहा था कि सर जी जो है एडमिट कार्ड कब आएंगे, ठीक है। तो इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम के एक सप्ताह पहले आता है, ठीक है। बाकी जो कैलेंडर में व्यापम की कैलेंडर है उसमें 22 तारीख को एग्ज़ाम जो है दिया गया है, ठीक है। 22 तारीख को क्या दिया गया है, एग्ज़ाम दिया गया है। सर हमें पता है अब 7 दिन से तो कम ही बचा है एग्ज़ाम, तो एडमिट कार्ड आना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 5 दिन जब बचा होता है तो आता है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड अभी आने ही वाला है, उसका दिक्कत मतलब आप लोग तैयारी करते रहो, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं 31वां नंबर का क्वेश्चन। सेम ऐसे ही यहाँ से स्टार्ट होगा आप लोग का जो व्यापम में आप एग्ज़ाम दिलाने जाओगे 22 तारीख को, या एग्ज़ाम है उस दिन, ठीक है। तो सिंपल 31 नंबर से आपका स्टार्ट होगा और यहाँ पर 50 नंबर में क्या होगा, ख़त्म होगा क्वेश्चन। मतलब कि सर टोटल 20 नंबर का रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, कितना नंबर का होना है क्वेश्चन, आपका 20 नंबर का होना है, ठीक है। तो वही उसी हिसाब से उसी लेवल का क्वेश्चन आपके सामने दिशु कोचिंग क्लासेस जो है क्या करेगा, लेके आया है, ठीक है, प्रस्तुत करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि क्वेश्चन कहाँ से हैं सर, ये भी डाउट होता है। तो क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो इजी मत समझना इसको, ठीक है, ऐसे ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसीलिए कई लोग क्या समझ लेते हैं, इसको इजी समझ लेते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री के अनुसार इस राज्य की सबसे गंभीर समस्या क्या है। मतलब कि जो हमारे छत्तीसगढ़ या अन्य राज्य जहाँ पर भी है, ठीक है, तो वहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या मानी गई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसे माना गया है बेरोजगार। आए दिन अभी धरना प्रदर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी 57,000 टीचर के लिए जो भर्ती निकालना था उसके लिए भी हो रहा है, ठीक है। तो बेरोजगार जो है ये क्या है, बेरोजगारी जो है सबसे बड़ी समस्या है। अब देखिए यहाँ पर बेरोजगार क्या होता है सर, हमें ये समझा दीजिए। तो बेरोजगार क्या होता है, ऐसी स्थिति में जहाँ व्यक्ति का, ठीक है, व्यक्ति का काम करने का इच्छा है, ठीक है, और वो क्या है सक्षम भी है, लेकिन उसके लिए रोजगार नहीं होना, ये क्या कहलाता है, बेरोजगार कहलाता है। और हर राज्य की ये यही कहानी है कि वहाँ पर क्या है, बेरोजगारी की समस्या। मतलब कि सी फॉर चंद्रमुखी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए जब बेरोजगार है तो निर्धनता की समस्या आएगा ही, ठीक है। कुपोषण, खाना पीना मिलेगा ही नहीं भाई, कहाँ से मिलेगा जब कमाओगे नहीं तो, ठीक है। सिंचाई की समस्या, ये सिंचाई की समस्या तो क्या हल है, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की समस्या। यदि बेरोजगारी की समस्या हल होता है तो ये तीनों समस्याएं अपने आप क्या हो जाएगी, हल हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं 32वां नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थी। वर्ष 2019-20 के लिए इस राज्य में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या था। देखिए 2019-20 की बात करें तो 2019-20 की हम जो थोड़ा सा बैक में जाए, 2019 और 20 की बात करें तो कौन मुख्यमंत्री थे यहाँ। तो यहाँ पर सर जी हमें माननीय श्री जो है भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे कि नहीं थे, बिल्कुल थे सर जी। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक चुनावी घोषणा किया था। उस चुनावी घोषणा में क्या हुआ था, उस चुनावी घोषणा में ये हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि धान की रेट, ठीक है, प्रति कुंटल क्या किया जाए, प्रति कुंटल धान की रेट को क्या कर दिया जाए, 2500 कर दिया जाए। मतलब कि सर ए फॉर एनिमल जो दिख रहा है वही राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और प्रति एकड़ में कितना धान खरीदा जाएगा, तो प्रति एकड़ में मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना धान खरीदा जाएगा बोले थे, तो जो है 15 क्विंटल, ठीक है। तो क्लियर हुआ, तो बिल्कुल क्लियर सर जी। जो है प्रति एकड़ में धान कितना खरीदा जाना है, तो 15 क्विंटल, ठीक है। और प्रति जो है धान की जो मूल्य था, समर्थन मूल्य था, वो कितना था, तो 2500। ए फॉर एनिमल इज द राइट। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देखिए 33वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, यहाँ पर हम क्या लिए हुए हैं, टोटल देखिए हम 15-15 क्वेश्चन का कराते थे, हिंदी इंग्लिश में 10-10 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। लेकिन क्या था, सामान्य ज्ञान जो है 20 नंबर का ही आता है, 5 क्वेश्चन छूट रहा था एक पार्ट में, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन को फिर कहाँ से लेके आते, इसलिए सीधा हम क्या कर दे, 20 क्वेश्चन लेके आ गए हैं एक साथ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करने का इसको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, समझाएंगे वैसे ही लेकिन बातें कम करेंगे, ठीक है। सूर्य नमस्कार योगाभ्यास में कुल कितने आसन होते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो सूर्य नमस्कार होते हैं उनमें जो है कितने आसन होते हैं, तो उसमें होते हैं ए फॉर एनिमल 12 आसन होता है, ठीक है ना। कि 10 नहीं होता, 8 नहीं होता, 7 नहीं होता, उसमें कितने आसन होते हैं, तो 12 आसन होते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। अब देखिए चलिए आगे चलते हैं 34वां नंबर का क्वेश्चन। 34वां नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विज्ञान शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से
में से किसे अपनाने चाहिए। मतलब कि देखिए विज्ञान शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन करने के लिए, तो विज्ञान शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन कैसे हो सकता है, तो इसलिए हो सकता है, देखिए सर विज्ञान को तो हम रट नहीं सकते, विज्ञान में क्या है हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा, समझ के क्या करना पड़ेगा, समझने के साथ साथ क्या करना पड़ता है, उसे एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, ठीक है, तो तभी क्या है विज्ञान की जो गुणात्मक परिवर्तन प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसमें वैसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या, तो बिल्कुल से कक्षा में अनुशासन बनाने से नहीं होगा, ठीक है, कक्षा में अनुशासन और रट्टा करवा दोगे थोड़ी ना होगा, पाठ्य पुस्तक में अधिक महत्व नहीं। ये सी ऑप्शन, सी फॉर चंद्रमुखी क्या हो जाएगा, खोजबीन कौशल को बढ़ावा देना। यदि खोजबीन कौशल को यदि आप बढ़ावा देते हैं, ठीक है, इसीलिए सरकार जो है अलग अलग योजनाएं लेकर आती है छात्रवृत्ति वगैरह का, जिसमें मॉडल बनाया जाता है, ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स जो है साइंस का, ठीक। अब इसके बाद देखिए ये 35वां नंबर के क्वेश्चन बहुत ही क्या है, धांसू क्वेश्चन है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, चलो बात करते हैं किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। अब देखिए किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, तो लाल मिट्टी को रेगुर मिट्टी नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जा सकता सर, कि लाल मिट्टी को क्यों नहीं कहा जा सकता रेगुर मिट्टी, तो लाल मिट्टी होता क्या है वास्तव में, तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाल मिट्टी जो होता है ना, लाल मिट्टी को हम कहते हैं टेराकोसा। लाल मिट्टी, ये सबको याद रखना आ जाए एग्जाम में तो, ठीक है, टेरा रोसा, कोसा बोल दिया था क्या, टेरा रोसा, तो लाल मिट्टी को क्या बोला जाता है, टेरा रोसा बोला जाता है, ठीक है, इसको याद रखना। अब काली मिट्टी जो होता है, ठीक है, काली मिट्टी जो होता है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रेगुरु मिट्टी, रेगुरु मिट्टी, रेगुरु मिट्टी इसी को कहा जाता है। अब देखिए इसकी कुछ विशेषता मैं बता दूं, ठीक है, कि ये काली मिट्टी जो होती है ये रेगुरु मिट्टी होती है, और ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, मैं हर क्वेश्चन हर डाउट को यहीं पर क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इससे जुड़ी हुई कोई भी क्वेश्चन आए वो नहीं छूटना चाहिए, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर जो काली मिट्टी है वो कहाँ पाया जाता है, तो हमारे भारत के दो दक्षिणी, ठीक है, याद रखना, ठीक, कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपकी जो है भारत की, ठीक है, भारत की दक्षिणी जो है प्रायद्वीप पठार की लावा क्षेत्र, ठीक है, कौन से पठार की जो है दक्षिणी पठार की लावा क्षेत्र। अब ये लावा क्षेत्र क्या होता है सर जी, तो लावा क्षेत्र मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लावा क्षेत्र जहाँ से जो है ज्वालामुखी गुजरता है ना, तो गुजरता है तो वो क्या हो जाता है, सफाचट हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, सफाचट हो जाता है, उसी में क्या पाया जाता है, हमारा काली मिट्टी पाया जाता है। समझ में आया, बिल्कुल समझ सर जी, ज्वालामुखी जिस जिस रास्ते से गुजरता है वहाँ पर क्या हो जाता है, सफाचट हो जाता है। जैसे नादी में बाढ़ वगैरह आता है, धान वगैरह बोआए रहते हैं, आप लोग को पता होगा, धान वगैरह जो है वो होता रहता है, तो क्या होता है, तो धान जो पूरा क्या हो जाता है, सो जाता है, एक लाइन से सो जाता है ना, उसी प्रकार से क्या हो जाता है, लावा निकलता है, तो लावा से जितने भी हो रहते हैं सफाचट हो जाते हैं, और उन्हीं लावा क्षेत्र में क्या पाया जाता है, जो काली मिट्टी पाया जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। काली मिट्टी क्या होता है, वो लावा क्षेत्र में जो पाया जाता है। अब देखिए इसमें जो है खेती भी किया जा सकता है क्या, चलो बात करते हैं, मिट्टी में क्या खेती किया जा सकता है, तो बिल्कुल मिट्टी से ही खेती करते हैं, क्लियर है, मिट्टी से ही क्या करते हैं, हम खेती करते हैं सर जी। अब देखिए मिट्टी से खेती करते हैं तो हर प्रकार की मिट्टी में हर प्रकार की जो है वो नहीं होता, जैसे छत्तीसगढ़ में सेव उगा सकते हो क्या, नहीं उगा सकते सर जी, वैसे ही प्यारे विद्यार्थी मेरे काली मिट्टी में सिर्फ कपास की खेती किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, काली मिट्टी में सिर्फ सर जी कपास की, किसका खेती किया जा सकता है, तो कपास की खेती किया जाता है। ये क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर सर जी। मतलब किस मिट्टी को रेगुरु मिट्टी कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली महेश्मती साम्राज्य, ठीक है। अब काप मिट्टी क्या होता है, तो काप मिट्टी मतलब कि काप जमा हुआ, ठीक है, तो काप जमा हुआ मतलब कि सर वो जो दलदला में मिलता है, ठीक है, क्लियर हुआ, बिल्कुल जो दलदला में मिलता है। अब इसका भी तो कोई नाम होगा सर जी, उसे तो बता दो हमें, ठीक है, तो इसका होता है झिलझिली मिट्टी, इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लैटेराइट मिट्टी, ठीक है, अब लैटेराइट मिट्टी ही होता है, ठीक है, जो कि लाल और पीले कलर की होती है, लाल और पीले कलर की होती है, इसमें खेती नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना, लैटेराइट मिट्टी में खेती नहीं किया जा सकता मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर सर जी। यदि आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास के लिए आप लोग एक एक लाइक सबके सब ठोकेंगे दबा के, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं TAB मतलब कि T और A और B। पहले तो इसका आप फुल फॉर्म बता दीजिए सर जी। तो TAB का फुल फॉर्म मैं बताऊं, T का होता है टाइफाइड, ठीक है, T का क्या होता है टाइफाइड, A का होता है A टाइफाइड और B का होता है B टाइफाइड। क्लियर हुआ क्या सर, मतलब समझ ही नहीं आया। तो T का टाइफाइड ओनली टाइफाइड, A का A टाइफाइड, B का B टाइफाइड, ठीक, क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर सर। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया है कि TAB वैक्सीन का उपयोग किसके विरुद्ध किया जाता है, चलो ठीक,
अब देखिए यहाँ पर तो सिंपल है सर जी, जैसा नाम वैसा काम। तो टाइफाइड मतलब टाइफाइड हो रहा है, तो बी फॉर्म जो है बाहुबली महेशमती साम्राज्य को क्या लगा देंगे, टिक लगा देंगे। ना कि इसका जो है पोलियो वगैरह का होगा, ना तो आपका ये होगा, ना तो ये होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली साम्राज्य महेशमती साम्राज्य हो जाएगा। अब देखिए ये काम कैसे करते हैं सर, उसको भी थोड़ा समझा दीजिए। देखिए मैं बोला ना कि एक कॉन्सेप्ट आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो TAB जो काम करता है, TBA जो काम करता है हमारे शरीर के अंदर में जाकर, ठीक है, हमारे शरीर में जाता है। ठीक है, अब हमारे शरीर में जब टाइफाइड होता है तो कौन सा बैक्टीरिया बनता है, बिना बैक्टीरिया के हमारे खून के अंदर में एक बैक्टीरिया बनता है। अब उस बैक्टीरिया का क्या नाम होता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस बैक्टीरिया का नाम होता है ये, ठीक है, साल्मोनो। क्लियर हुआ, साल्मोनेलो, ने होता है और फिर लो, ठीक है, साल्मोनेल बन नहीं रहा है, साल्मोनेलो। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो है टाइफाइड हो जाए, ठीक है, यही क्या होता है, यही बैक्टीरिया हमारे अंदर में पाया जाता है, हमारे शरीर हमारे खून में पाया जाता है। अब ये क्या करता है, जो TABP रहता है वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। अभी ये एंटीबॉडी क्या करता है सर, तो ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में, ठीक है, एंटीबॉडी हमारे शरीर में क्या करता है, जाके वो बैक्टीरिया को पहचानने की क्षमता रखता है, और उसी को पहचानेगा तब तो मारेगा भाई। ठीक है, तो यही क्या करता है, पहचानता है। अब देखिए आप लोग को जब टाइफाइड वगैरह होते हैं कि आसपास में हुए होंगे, तो आपको पता है कि 5 दिन तक क्या लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। उस इंजेक्शन का नाम होता है सेफ्ट्रिएक्सोन। ठीक है, क्या होता है, सेफ्ट्रिएक्सोन, जो कि 5 दिन तक लगाया जाता है। क्लियर हुआ, तो बिल्कुल क्लियर। चलिए, TAB वैक्सीन किसका विरुद्ध में कार्य करता है, तो टाइफाइड के विरुद्ध में क्या करता है, कार्य करता है। हमारे शरीर में एंटीबॉडी बना के टाइफाइड के जो बैक्टीरिया होते हैं उससे क्या करता है, लड़ता है। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर। चलिए अब यहाँ पर थोड़ी सी ये आ गया 37वां नंबर का क्वेश्चन, लुप्त वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। अब लुप्त वंश, अच्छा सॉरी लुप्त बोलता हूँ, गुप्त वंश है ना, हाँ चलो, ये क्या था, गुप्त वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो चलिए बात करते हैं। देखिए जो गुप्त वंश है, ठीक है, वो गुप्त वंश है जो कब हुआ था, इसकी स्थापना 240 ईसा में हुआ था। ठीक, इसकी स्थापना क्या हुआ था, 240 ईसा में हुआ था। अब देखिए ईसा और ईसा पूर्व मतलब समझते हो, ईस्वी और ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब, कहने का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात कही जा रही है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेना, यदि आप लोग साइंस सोशल साइंस में नहीं पढ़े होंगे तब की बात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 240 ईसा में हुआ था। कब हुआ था, कब हुआ था, गुप्त वंश की स्थापना कब हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हुआ था 240 में हुआ था सर जी, बिल्कुल। कब हुआ था, 240 में हुआ था। अब ये 240 में जो है इसके संस्थापक कौन थे, तो इसकी संस्थापक जो है क्या थे, श्री गुप्त थे। अब आप लोग सुने होंगे कि गुप्त वंश का महान शासक तो चंद्रगुप्त को कहा जाता है सर। ठीक है, सुने होंगे कि नहीं होंगे कि सर, आप लोग के माइंड में जो है क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर जी चंद्रगुप्त को ही कहा जाता है गुप्त वंश का जो है महान शासक, तो फिर ये श्रीगुप्त कैसे हुआ। तो देखिए श्रीगुप्त ने उसका क्या किया, न्यू का निर्माण किया, उससे क्या किया, संस्थापक किया। अब देखिए जो है मैं बता दूं, इसका जो है श्रीगुप्त क्या था, श्रीगुप्त था। ठीक है, श्रीगुप्त जो था वो विस्तार नहीं कर पाया, निर्माण तो कर दिया लेकिन उसका विस्तार नहीं कर पाया। अब श्रीगुप्त का जो बेटा था वो कौन था, तो श्रीगुप्त का बेटा जो था वो कौन था आपका, वो हो गया उसके बाद क्या था, घटोत्कच। क्या हो गया, घटोत्कच। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर सर जी। श्रीगुप्त का बेटा जो था वो कौन सा, घटोत्कच था। अब देखिए ये जो है क्लियर हो गया, उसका क्या था, घटोत्कच था। अब ये घटोत्कच के पुत्र क्या हो गए थे, चंद्रगुप्त हो गए थे। अब देखिए यहाँ पर 2 बात होते हैं, कौन कौन से 2 बात होते हैं सर, उसे बताइए। एक होता है हाँ समुद्रगुप्त, ठीक है, घटोत्कच गुप्त, समुद्रगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश घटोत्कच, घटोत्कच के पिता समुद्रगुप्त, उसके बाद फिर आ गए चंद्रगुप्त। ठीक है, ये हो गए, ये तीनों उसमें दिए। अब देखिए 2 प्रकार के चंद्रगुप्त होते हैं, एक होता है चंद्रगुप्त मौर्य, एक होता है चंद्रगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिता थे वो कौन थे, ठीक है, चंद्रगुप्त के बेटे का नाम बिंदुसार था, उसके बेटे का क्या नाम था, बिंदुसार था। आप लोग पूरा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना, बता दो। ठीक है, नहीं तो फिर सीधा टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई समझाने का काम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन समझ लो, ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, इसका बेटा का नाम क्या था, बिंदुसार था। और चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम क्या था, तो उसका नाम था सर्वसिद्धि मौर्य।
ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर जी। तो यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त थे। कब थे, तो 240 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, संस्थापक किया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। अब चंद्रगुप्त को महान शासक क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो है वंश जो थे गुप्त वंश का क्या किया, उन्होंने विस्तार किया, कई अन्य क्षेत्रों में उन्होंने विजय प्राप्त की, ठीक है, और उसका विशाल शासन बनाया, इसीलिए इसे जो है विशाल शासक कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर सर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 38 नंबर का, शाहजहां के द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं किया गया, बात ये है। ठीक है, शाहजहां का निर्माण इनमें से किसका द्वारा नहीं किया गया। ठीक है, तो देखिए लाल किला दिल्ली। सबसे पहले तो सर जी ये जो है इसको हम गलत लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि ताजमहल जो है फेमस है, शाहजहां ने अपने जो है किसके लिए किया था, मुमताज। ठीक है, समझते हो, हाँ ठीक है। अब उसको क्या है, लवेरिया के कारण हुआ था। ठीक, तो ये क्या हुआ, ताजमहल उन्होंने, तो ये तो गलत कर देते। अब हमें डाउट तीन में बन गया, कौन कौन सा, पहला सर जी लाल किला, दूसरा है जामा मस्जिद दिल्ली, और तीसरा है आगरे का लाल किला। ठीक है, आगरे का किला। ठीक है, अब देखिए मैं बता दूं कि जो आगरे का किला है ना, इसे किसने बनवाया था, इसे बनवाया था अकबर ने। किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। क्यों बनवाया था सर, हमें ये बताओ, और कब बनवाया था ये बताओ, हम तो पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो बिल्कुल है, मैं बता दूं कि बादशाह ने इसको, ठीक है, अकबर बादशाह ने इसको लाल जो है इसको बनवाया था। कब बनवाया था इसको, अच्छा, बादशाह ने ताजमहल लाल किला को 1900, अरे यार क्या हो रहा था, हाँ 1573, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, 1573 में क्या है, अकबर ने इसको बनाया। मैं शाहजहां बोल दिया था क्या, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, तो अकबर ने क्या किया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1573, ठीक है, 1573 ईस्वी में क्या किया उन्होंने, जो है आगरे के किला को बनवाया। अब आगरे को किला को उन्होंने क्या सोच के बनाया था कि उन्होंने आगरा में क्या बना, अपना जो है क्या बनाया, राजधानी बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, राजधानी बनाने के लिए उन्होंने क्या, किसका निर्माण किया था, जो है आगरे का किला का निर्माण किया था। अब देखिए ये जो है लाल किला, तो लाल किला बादशाह ने बनवाया था। कौन से सन में बनवाया था सर, ये बता दीजिए, कभी कभी पूछ दिया तो ये जो लाल किला जो है बादशाह ने दिल्ली में, ठीक है, 1638, ठीक है, अकबर बादशाह, ठीक है, 1638 से 1648 तक ये इसको क्या किया, निर्माण किया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद देखिए जमा मस्जिद, तो जमा मस्जिद की जब बात करें तो जमा मस्जिद को बनवाया था 1650 से 1656। ठीक है, या क्लियर हुआ, बिल्कुल सर जी। अब देखिए ताजमहल को भी बता दीजिए सर, क्यों बनाया था, वो तो पता है, लेकिन कब बनाया था वो बता दीजिए। तो ताजमहल को, ठीक है, ताजमहल को बनवाया था 1632 से 1653। 1632 से 1653 में इन्होंने क्या किया, ताजमहल को बनाया। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर सर जी। एक बार और बोल के बता दीजिए। देखिए लाल किला को कब बनवाया था, लाल किला को उन्होंने बनवाया था 1573 में। जमा मस्जिद को कब बनवाया था, जमा मस्जिद को 1650 से 1656 तक बनाइए। ठीक है, उसके बाद देखिए आगरे का किला किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था, और यही सी फॉर चंद्रमुखी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए बादशाह द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं किया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जी सर जी, समझ आ गया। ठीक है, तो लाल जो है आगरे का किला को क्या है, ये नहीं बनवाया है। ठीक है, क्लियर, आगरे के किला को नहीं बनवाया है। ठीक, और ये कब बना, तो ये बना है आपका जो है 1573 में। ठीक है, और ये जो है ताजमहल कब बना, तो ताजमहल बना है 1632 में स्टार्ट हुआ, और 1653 में ये क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 39वां नंबर का क्वेश्चन, कारों में ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाली एयर बैग होता है। आपको पता होगा, यदि कार वार चलाए होंगे तो, या नहीं देखे वगैरह होंगे तो, कार में क्या लगा होता है, जहाँ पर हम स्टीयरिंग पकड़ते हैं ना, वहीं पर एक बैग खुलता है जब एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो। ठीक है, जिससे आपकी जो है आपको नुकसान ना पहुँचे। तो उसमें कौन सा गैस जो है मिला होता है, गैस मिला होता है बोलता हूँ, उसमें कौन सा जो है वो केमिकल जो वगैरह पाए जाते हैं, तो उसमें पाया जाता है आपका सोडियम एजाइड। ठीक है, अब देखिए सर सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब तो सोडियम हाइड्रोएट, सोडियम जो है नाइट्रेट, ये सब तो नहीं मिला होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब तो नॉर्मली घर में वो कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए सोडियम एजाइड, तो सोडियम एजाइड का फार्मूला क्या होता है, तो सोडियम एजाइड का फार्मूला होता है NaN3। मैं अभी पूरा रिएक्शन करके बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। इसके साथ साथ आपको मिला होता है KNO3। अब ये KNO3 का मतलब पता है, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये जो है क्या मिला होता है, अब तो हमें मिल गया सर जी A फॉर एनिमल को, लेकिन इसका पूरा
कहानी के नीचे की मतलब वो कहानी समझा देता हूँ, ठीक है। क्या मिला होता है, चलिए अब देखिए दोनों का अपन रिएक्शन करवाए, Na उसके बाद क्या था N3, ठीक है। सोडियम नाइट्राइट का फार्मूला हो गया और ये हो गया KNO3, ये हो गया। अब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये किस में टूटता है पता है, ये टूट जाता है सबसे पहले नाइट्रोजन गैस में, ठीक है। ये क्या बात सबसे पहले टूटता है नाइट्रोजन गैस में, वही जो है इन दोनों का क्या होता है जल जाता है, मतलब इस दोनों का रिएक्शन होता है तो वो किस में टूटता है N2, किस में टूट गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों N2, ये वाला N और ये वाला N निकल के क्या बन गया N2 निकल के, मतलब कि नाइट्रोजन गैस। अब उसी में क्या होता है नाइट्रोजन गैस जो है क्या हो जाता है भरने लगता है। अब नाइट्रोजन गैस जैसे ही भरेगा वो क्या होता है एयर बैग खुल जाता है और एयर बैग खुलने के बाद हमारी जो है जान बचाता है। अब देखिए सर N2 बस बना, N2 के साथ साथ और क्या बनता है उसको देखो, N2 के बाद साथ बनता है आपका बन जाता है Na2O। कैसे बना तो देखिए यहाँ पर Na, ठीक है, और उसके बाद 2 Na को निकाल लिया हमने, ठीक है, Na और उसके बाद O को, ठीक, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर जी। यहाँ से जो है O है ना ये बीच में, उसको हमने निकाल लिया, ठीक है। अभी इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है आपका जो है सोडियम ऑक्साइड, इसको क्या बोला जाता है सोडियम ऑक्साइड, और साथ साथ एक और बनता है K2O। क्या बच गया हमारे पास, ये K बच गया था, ठीक है, K बच गया था, क्लियर हुआ, तो वो हो गया K2O। अब ये K2O का मतलब होता है पोटेशियम ऑक्साइड, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो क्या बन आता है इसको आपको ध्यान में ये रखना है, खैर केमिकल रिएक्शन यहाँ पर करवा के नहीं बताना था आप लोग, लेकिन क्लियर था ये, मतलब अच्छी बात है, ठीक है। तो क्या मिला होता है उसमें सोडियम एजेटाइट मिला होता है, हमेशा याद रखना सोडियम एजेटाइट के साथ साथ क्या मिलाया जाता है, उसमें मिलाया जाता है जो है पोटेशियम नाइट्राइट। अब दोनों का एक साथ रिएक्शन कराते हैं, धड़ाम से क्या हो जाता है ब्लास्ट होता है अग्नि, ठीक है, आग जलता है तो वहाँ से क्या निकलता है N2 निकलता है, मतलब कि नाइट्रोजन गैस निकलता है, वो क्या कर देता है वो एयर बैग को फुला देता है। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर। चलिए 40वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 40वां नंबर का क्वेश्चन दिया गया है किस आयु में NEP 2020 के अनुसार बच्चे की औपचारिक रूप से जो है शिक्षा आरंभ कर देते हैं। अब देखिए NEP जो नया शिक्षा नीति है वो सिंपल से एक लागू किया हुआ है। क्या लागू किया हुआ है, पहले का शिक्षा नीति क्या था 10+2 था, लेकिन अब की शिक्षा नीति क्या हो गया है, तो अब की शिक्षा नीति को कर दिया गया है 5+3+3+4, मतलब कि 5+3+3+4। अब देखिए इसका मतलब मैं बता दूं 5+3+3+4 का मतलब कि आपके बच्चे को 3 साल में आप एडमिशन करा लो। कैसे करा लोगे, 3 साल में एडमिशन कराओगे। अब 3 साल में एडमिशन कराने पर वो क्या है पहला स्टेट में, ये 5 का मतलब क्या होता है 5+3+3+4, ये 5 का मतलब क्या होता है, तो पहले आप क्या कराएंगे उसे नर्सरी कराएंगे, नर्सरी से KG1 KG2 के पहली और दूसरी, मतलब दूसरी जाएगा, ये पहला में क्या हो जाएगा दूसरी आ जाएगा, इसी को बोलेंगे न्यू मजबूत, इसी को क्या बोला जाएंगे न्यू मजबूत। मतलब सर आपने तो आंसर फट से यहीं से बता दिया है कि 3 वर्ष में क्या कर सकते हैं हम बच्चे को एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है, 3 वर्ष में बच्चे को एडमिशन कराएंगे। यहाँ पर वैसा ऑप्शन कहीं पर दिया ही नहीं है, ठीक है, तो कोई नहीं करके ऑप्शन डालेंगे, 3 वर्ष में एडमिशन कराएंगे। वो जो है पहला में क्या रहेगा 5+3+3 की शिक्षा नीति जो है 4 वाला, ठीक है। तो इसमें पहली में आप क्या है 3 साल में भर्ती करोगे तो वो क्या हो जाएगा 5 साल तक वो पढ़ेगा, तो दूसरी में चला जाएगा, दूसरी से फिर 5वीं 3 साल, और फिर 5वीं से 8वीं 3 साल, और 8वीं से 12वीं 4 साल। क्लियर, ये वाला शिक्षा नीति है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 41वां नंबर का क्वेश्चन। 41वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल की स्थापना की। सबसे पहले तो हम बता दें सर जी, राजनीतिक दल की हम बात करें तो राजनीतिक दल की हम जब बात करें तो ये देखिए अखिल भारतीय किसान सभा, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन यहीं पर गलत हो जाएगा। तो देखिए जब भी क्वेश्चन पढ़ना आपके माइंड में थोड़ा सा माइंड को एकत्र कर लेना है कि क्या है ऑप्शन में, कई चीज़ ऐसे ही दे देते हैं गलत। अब देखिए जो है रिपब्लिक जो पार्टी होता है ये जो है ये भी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं था। क्यों नहीं था सर जी, ये राजनीतिक पार्टी नहीं था तो कौन सा पार्टी था, ये 1854 में जो है गुलामी के विरोधी, ठीक है, गुलामी के विरोधी जो कार्यकर्ता थे उन्होंने क्या किया था इस पार्टी बनाया था, ठीक है, कोई राजनेता नहीं था, कोई लड़ने के लिए चुनाव लड़ने के लिए पार्टी नहीं बनाया गया था, ठीक है, 1854 में इसका निर्माण किया गया था। अब अखिल भारतीय सभा का जो इसका भी सन बता दीजिए सर, कभी कभी पूछ दे तो क्या करेंगे, तो अखिल भारतीय जो है उसको 1936 में बनाया गया था, ठीक है, इसको कब है 1936 में। अब किसके लिए बनाया गया था, ठीक है, और कौन बनाया गया था, तो इसका जो है स्वामी जो है शहजाद नंद सरस्वती,
ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की क्या किया, गठन किया गया। रिपब्लिकन पार्टी का जो निर्माण था वो किया गया था 1854 में। ठीक, गुलामी के विरोधी कार्यकर्ता जो उसमें गुलामी के विरोध कर रहे थे ना गुलाम के, उन लोगों ने बनाया था। अब यहाँ पर दो बचता है, एक बचता है हमारा समाजवादी पार्टी और एक बचता है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक। समाजवादी पार्टी सर अभी से चलते आ रहे हैं। अब समाजवादी का गठन किसने किया था, तो समाजवादी 4 अक्टूबर 1992 में मुलायम सिंह यादव ने इसका गठन किया था। कब किया था, 4 अक्टूबर, ठीक, कब किया था, 4 अक्टूबर 1992 में मुलायम सिंह ने इसका क्या किया था, गठन किया था। ठीक है, मुलायम सिंह यादव ने। अब बच गए यहाँ पर ये फॉरवर्ड जो है ब्लॉक। तो आप देखिए इसी को हमारे जो है नेताजी किसको बोलते हैं पता है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब सुभाष चंद्र बोस जी ने ये वाला पार्टी निर्माण किया। और वो जब पहले किस में थे, वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस से अलग होकर फिर इसको निर्माण किया, उसी में रहते इसका निर्माण किया और फिर इसका निर्माण कर रहे हैं करके पता चला तो उसे कांग्रेस से निकाल दिया गया। ठीक है, ये हुआ। चलिए डी फॉर देवदास उसमें का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें का देखिए 42वां नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि संसदीय शासन में संदर्भ के क्या सही है। मतलब इसमें से जो एक कूट दिया हुआ है जो सही है उसका राइट चिन्ह लगाना है। तो पढ़ के देखते हैं। पहला देखिए राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति जो है क्या है और प्रमुख होता है, ये तो क्लियर है। दूसरा है आपका मंत्रिमंडल का वास्तविक प्रधान होता है, ये भी सही है ना, ये सही है। तीसरा बोला गया है यहाँ पर देखो, तीसरा ये बोला गया है कि राष्ट्रपति का पद जो है निर्वाचित होता है, ये बिल्कुल देखिए राष्ट्रपति का जो पद है वो क्या हो जाए, निर्वाचित होता है, जो कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति को निर्वाचित नहीं किया जा सकता ना, वो निर्वाचित नहीं होता। प्रधानमंत्री वगैरह का, मुख्यमंत्री वगैरह का होता है, लेकिन राष्ट्रपति का होता है क्या, नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए चौथा देखते हैं, जो है मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व है, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए क्या क्या हमारा सही हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा गलत हो गया, चौथा सही हो गया। अब देखते हैं पांचवा, प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकता है, ये गलत है, वो सिर्फ एक सदन का सदस्य होगा। ठीक है, उसके बाद छठवा देखते हैं। ठीक है, छठवा देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य लोकसभा में बहुमत दल का नेता निर्वाचित होता है, क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है। राज्यसभा में एक सदस्य लोग का बहुमत दल का नेता निर्वाचित हो सकता है, ये गलत है ना। देखिए वो वहाँ राज्यसभा में जो चुनेंगे वो निर्वाचित होता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, ये भी सही है। ठीक है, मतलब कि क्या क्या सही हो गया, पहला सही हो गया सर, दूसरा सही हो गया सर, चौथा सही हो गया सर, और सातवां सही हो गया सर। ऐसा ऑप्शन सी फॉर चंद्रमुखी में दिख रहा है। सी फॉर चंद्रमुखी को राइट लगाएंगे, झंडा गड़ाएंगे, CGF में और आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं उसके बाद छत्तीसगढ़ वर्ष 2020-21 की जो है वार्षिक बजट किसने पेश किया था। तो देखिए वार्षिक बजट हमेशा कौन पेश करते हैं, तो वार्षिक बजट हमेशा पेश करते हैं हमारे वित्त मंत्री। ठीक है, लेकिन 2020 और 21 की हम बात करें तो जब कौन सा सरकार था, हमारा भूपेश बघेल का सरकार था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल का सरकार था तब वित्त मंत्री ने पेश नहीं किया था वार्षिक बजट, बल्कि किसने पेश किया था, वो किया था आपका मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय ने। जब हमारा जो वार्षिक बजट पेश किया गया तो वहाँ पर बता दें 1,11 करोड़ था। कब था, 1,11 करोड़, उस समय का बात याद रखो। ठीक है, 2020-21 में हमारा वार्षिक बजट में कितना था, 1,11 करोड़, 1,11 करोड़। अब यह कब पेश किया गया था, तो 3 मार्च 1920 में, 1920 बोलता हूँ, 2020 में, 1920 गड़बड़ हो गया था ना। तो 3 मार्च 2020 में कब किसने किया था, तो मुख्यमंत्री ने किया था, विष्णुदेव साय ने। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन। 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की आकांक्षी जिलों में किसे शामिल नहीं किया गया है। सबसे पहले तो हम बता दें कि आकांक्षी जिला क्या होता है। तो आकांक्षी जिला क्या होता है सर जी, ये बता दीजिए। तो आकांक्षी जिला मतलब होता है जिसको विकास की अभी ज़रूरत है, जिसको क्या है, विकास की ज़रूरत है। पहले क्या था, ये जो है 2020 की बात करें या 21 की बात करें, 2020 या 21 की बात करें, तब 12 जिला जो है क्या होता था, आकांक्षी में आता था, आकांक्षी जिलों में। लेकिन अब क्या हो गया, 2 जो है विकसित हो गया, 10 आ रहा है। अब वो कौन कौन से 10 हैं, तो वो 10 का नाम, ठीक है, वो 10 का नाम बताना जरूरी है क्या, चलिए सर जी बता दीजिए। तो बता देते हैं, वहाँ पर देखिए कांकेर हो गया, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, राजनांदगांव, महासमुंद, कोरबा, ये सब हैं। सर आपने क्या बोला, हमें समझ ही नहीं आया, तो ऐसी मेरा याद है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एकदम सनसनी तौर पर कुछ को ट्रिक से करते हैं, लेकिन ये जो है
ट्रिक थोड़ा इसमें ट्रिक नहीं बल्कि मैं उसमें ट्रिक दे दूंगा कि केंद्र शासित प्रदेश को कैसे याद रखना है उसमें। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बोला था, कांकेर बोला था। ठीक है, कौन कौन सा बोला था, कांकेर बोला था। ठीक है, कांकेर के बाद क्या बोला था, कोंडागांव नहीं है इसमें। ठीक है, कोंडागांव के बाद क्या बोला था, नारायणपुर नहीं है, बीजापुर नहीं है, दंतेवाड़ा नहीं है, बस्तर नहीं है। ठीक है, उसके बाद सुकमा नहीं है, राजनांदगांव है। तो राजनांदगांव मतलब शामिल है। ठीक है ना, नहीं है पूछा गया है, देखना। उसके बाद फिर महासमुंद है, शामिल है आकांक्षी में। कोरबा बिल्कुल है। ठीक है, अब कौन सा नहीं है, तो हमारा जांजगीर चांपा जिला जो है क्या है, आकांक्षी जिले में शामिल नहीं है, इसलिए डी फॉर देवदास को क्या लगा देंगे आप, राइट आंसर लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। आकांक्षी जिला मतलब समझ गए ना, जो अभी विकसित कर रहे हैं, नहीं किए हैं, वो होता है। चलिए उसके बाद 45वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 45वां नंबर का क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 किस वर्ष तक प्री स्कूलों में माध्यमिक स्तर में 100% GER। अब ये GER का क्या मतलब होता है सर, तो GER का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रोस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रोस इंस्टॉलमेंट रेशियो। ठीक है, सकल नामांकन अनुपात, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सकल, ठीक है, सकल नामांकन अनुपात, ये होता है। क्लियर हुआ, तो बिल्कुल क्लियर है सर जी। अब बताइए कि ये क्या होगा, जैसे इसको एक उदाहरण से समझते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका एक डेट रखा गया है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो है मुख्यमंत्री, इनके द्वारा क्या रखा गया है, एक डेट रखा गया है। वो डेट को मैं बताऊंगा, पहले इसका एग्जाम्पल समझ लो। एग्जाम्पल जैसे कि मान के चलो भारत में, ठीक है, 18 से 23 वर्ष के जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो 10,000 हैं। क्या है, 10,000 है। जबकि आबादी क्या है, हमारा आबादी क्या है, 50,000 है। मान लो आबादी क्या है, 50,000 है। तो अब दोनों के बीच जो है GR% निकाले, वही है GR% कि कितने विद्यार्थी जो है नहीं पढ़े, तो कितने विद्यार्थी मतलब कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कितने विद्यार्थी, 50 में से 10 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। मतलब कि 20% विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री और उसके द्वारा सोचा गया है कि 2020 के मतलब 20 किस वर्ष तक, ठीक है, 2020 में जब सोचा गया था कि 2030 तक जो है क्या हो जाएगा, हमारा 100% जो है GER क्या कर सकता है, परिकल्पित कर सकता है। मतलब जितने भी 18 से 23 वर्ष के जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ लेंगे। ठीक, सॉरी, इसमें बोला गया है, देखिए प्री स्कूल बोला गया ना, प्री एवं माध्यमिक स्कूल, मतलब कि जो है 1ली से 8वीं तक की सभी को शिक्षा जो है क्या किया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब कि कोई आबादी नहीं रहेंगे, सभी पढ़ेंगे। ठीक है, सभी पढ़ेंगे। क्लियर हुआ, तो बिल्कुल क्लियर। कब तक, तो 2030 तक। तो मतलब बी फॉर बाहुबली महेश्वरी साम्राज्य, राइट। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं फिर से। यहाँ पर देख लीजिए, आपका दिया हुआ है 46वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से प्रयोजनावादी दर्शन के अनुयायी नहीं है, जो नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि देखिए वैज्ञानिक जो होते हैं वो प्रयोजना कर करके देखते हैं। तो विलियमसन जेम्स क्या है, वैज्ञानिक है। ठीक है, जॉन डीवी क्या है, वैज्ञानिक है। किलपैट्रिक क्या है, जी वैज्ञानिक है। जबकि ये जो है पेस्टोलॉजी जो है क्या है, आपका वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, पेस्टोलॉजी क्या है, आपके वैज्ञानिक नहीं है। ये क्या है, आपका समाज सुधारक है। ठीक है, तो समाज सुधारक है ये, और ये जो है प्रयोजनावादी दर्शक के अनुयायी नहीं है। तो सी फॉर चंद्रमुखी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए आप देखते हैं 47वां नंबर का क्वेश्चन। 47वां नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित राज्य है। सबसे पहले तो मैं केंद्र शासित राज्य का ट्रिक बता देता हूँ कि उसको याद कैसे रखोगे। कितना केंद्र शासित प्रदेश है, तो कितना है, 10 है। पहले 9 था, अब 10 हो गया है। क्लियर है। अब देखिए इसका जैसे कि एक मैं बता देता हूँ, दादी, ठीक है, एक मैं बता देता हूँ, दादी आप जल्दी चलो। दादी आप जो है जल्दी चलो। अब देखिए सबसे पहले दा, तो दा का देखो, दा का क्या हो जाएगा, दादर एवं दीप। ठीक है, द का क्या हो जाएगा, दादर एवं दीप हो जाएगा। ठीक है, तो आ रहा है क्या, जो आएगा उसे टिक लगा लेना। उसके बाद दी का द्वीप आएगा। द्वीप मतलब कि क्या हो जाएगा, द्वीप मतलब कि दमन और द्वीप। ठीक है, दमन और द्वीप। द का दादर एवं द्वीप, और दी का क्या हो गया, दमन एवं द्वीप। अ का क्या हो जाएगा, अ का हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, अ का अंडमान निकोबार द्वीप। प का हो जाएगा पुद्दुचेरी। ठीक है, प का पुद्दुचेरी हो गया। उसके बाद देखिए ज का आपका हो जाएगा, ठीक है, ज का आप क्या लिख सकते हो, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ल का आप लिख सकते हो लद्दाख। तो लद्दाख आ रहे हैं, तो बिल्कुल से सही आंसर लगाइए। ठीक है, उसके बाद ज का क्या लिख सकते हो आप, अच्छा, ज का जम्मू कश्मीर आ गया ना, तो इसको भी टिक लगा दीजिए, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आपका
द का फिर से बात करें, दी का, ठीक है, दी की बात करें तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली, ठीक है, दिल्ली नहीं दिया हुआ है। च का आप हो जाएगा चंडीगढ़, ठीक है। ल का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ल का आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। मैं किसी को भूल गया क्या, ठीक, यहाँ पर देखो। उसके बाद ये जो है बी केंद्र शासित राज्य, अच्छा राज्य है, केंद्र शासित राज्य है। ये जम्मू कश्मीर रहता तब ये सही होता ना, गड़बड़ हो गया था अभी अभी, ठीक है। ये लद्दाख बस सही होगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ट्रिक पता चल गया ना, बिल्कुल ट्रिक पता चल गया। कश्मीर इसमें क्या है, नहीं होगा, गोवा भी नहीं होगा, सिक्किम नहीं होगा, लेकिन लद्दाख होगा। जम्मू कश्मीर रहता है तो वो केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसको मान लेना, ठीक है। जम्मू कश्मीर दोनों मिला के केंद्र शासित प्रदेश, सिर्फ कश्मीर रहेगा तो केंद्र शासित प्रदेश आप नहीं कर सकते, जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। चलो उसके बाद देखते हैं मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मैग्नीज का उत्पादन है वह सबसे ज़्यादा होता है आपके किस में होता है। सबसे पहले तो हम छत्तीसगढ़ की बात करें। चलिए छत्तीसगढ़ की जैसे ही बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में क्या क्या मिला जाता है। तो छत्तीसगढ़ में हमारा मिला जाता है कोयला, ठीक, छत्तीसगढ़ में कोयला, लौह अयस्क का, बॉक्साइड, टीन अयस्क का, चूना पत्थर, और क्या मिला जाता है, डोमोमाइट। क्या मिला जाता है, डोमोमाइट मिला जाता है। अब सबसे ज़्यादा जो है छत्तीसगढ़ में क्या पाया जाता है, तो 35.4% इसमें पाया जाता है टीन, याद रखना, ठीक है। सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ टीन कहाँ पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है, तो 35.4। अब चलिए आंध्र प्रदेश की जैसी बात करें, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की बात करें, ठीक है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कानाइट पाया जाता है, उसके बाद टाइनाइट खनिज पाया जाता है, टंगस्टन, बॉक्साइड, ठीक, चूना पत्थर और हीरा भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में क्या पाया जाता है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए मैग्नीज तो पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो उड़ीसा में। सबसे ज़्यादा जो मैग्नीज कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में। अब मध्य प्रदेश में क्या क्या पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है, चूना पाया जाता है, पत्थर पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, अयस्क का, बॉक्साइड, तांबा और होमोटाइट और हीरा भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। क्लियर हुआ। तो मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सी फॉर चंद्रमुखी, उड़ीसा में होता है, याद रखना इसको। क्लियर। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासकीय कर्मचारी जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शासकीय कर्मचारी जो राष्ट्रपति द्वारा जो है क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले देखिए जो है नियंत्रक, महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश राष्ट्रपति। मतलब कि डी फॉर देवदास को आप क्या करेंगे, राइट चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ये सभी जो है किसके द्वारा कराया जाता है, हमारा जो है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर। चलिए 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक लाइक नहीं किया तो बिल्कुल से लाइक कीजिए। क्लासेस थोड़ा देखिए, जीके का क्लासेस जो है बहुत थोड़ा सा लेट चलेगा। देखिए 3 घंटा 4 घंटा बैठ के आप लोग फिल्म देख देते हो, तो पढ़ने के लिए 40 मिनट दे सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर कौन सा पुनर्नियुक्ति पात्र नहीं होता, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहला राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य, एक मंत्रिपरिषद सांसद का जो संसद का नहीं है। तो सर जी दोनों के दोनों क्या होते हैं, पात्र नहीं होते, पुनर्नियुक्ति का पात्र दोनों के दोनों नहीं होते। वेरी गुड, आपको कौन बता दिया। तो सर जी आप ही पढ़ाए होंगे कहीं पर, ठीक है। अब देखिए इनमें से डी को आप राइट आंसर लगा लेंगे, डी को राइट आंसर लगा लेंगे। क्या लगाएंगे कि इनमें से कोई नहीं पुनर्नियुक्ति नहीं होता, कोई पुनर्नियुक्ति नहीं होता। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जीके की क्लासेस आज इतना क्लासेस आने वाला है। आज टोटल आप लोग को 4 क्लासेस आएगा, हिंदी का 2 क्लासेस। हाँ चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको 40 मिनट कर ही देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सुन लो, आप लोग का शिक्षण अभिरुचि का क्लास मेरे द्वारा पढ़ाया गया था, ठीक है। मेरे एडिटर जो है, जो हमारे टीम द्वारा है, उसके द्वारा थोड़ा सा लापरवाही हो गया। जितने भी रिकॉर्डेड क्लास थे वो उस दिन का रिकॉर्डेड क्लास मैंने 4 शिक्षण अभिरुचि के कराए थे। टोटल 8 क्लासेस डलना था, लेकिन वो और इंग्लिश की 4 क्लासेस, मतलब 4 क्लासेस दोनों के 8 क्लासेस मैंने कराया था। वो चारों क्लासेस मतलब 8 क्लासेस जो है क्या कर दिए उन्होंने, डिलीट करवा दिए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा समस्या हो गया। तो इंग्लिश की क्लासेस लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, लेकिन शिक्षण अभिरुचि की क्लास आएगी, रीजनिंग की क्लास 1-2 और आएंगे, ठीक है। बिल्कुल से जुड़े रहना, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।